स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंसान के उस शुरुआती दौर की जिसे अक्सर हम सिर्फ पत्थर घिसने या आग जलाने का समय मान लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, पाषाण युग या स्टोन एज सिर्फ औजारों का नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के आकार लेने और हमारी अपनी टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग की एक बेहद दिलचस्प और अविश्वसनीय कहानी है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम मास्टरी ऑफ फॉर्म से शुरू करके रणनीतिक सोच, अर्थगणने, भाषा जैसे अदृश्य उपकरण और आखिर में द एक्सटेंडेड सेल्फ तक जाएंगे। चलिए सीधा शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, द मास्टरी ऑफ फॉर्म। हमारी कहानी मानव संस्कृति की बिल्कुल बुनियादी नींव से शुरू होती है, यानी अपने आसपास की भौतिक चीजों को अपने हिसाब से ढालने की कला। अब अगर हम इतिहास के इस विशाल पैमाने को देखें तो 26 लाख साल पहले बने ओल्डोवन उपकरणों से लेकर 40,000 साल पहले फली फूली गुफा चित्रकला तक, ये कोई छोटी छलांग नहीं थी। ये सारे माइलस्टोन्स हमें बताते हैं कि हमारा विकास कितनी तेजी से और कितने क्रांतिकारी तरीकों से हुआ। इन दोनों तरह के उपकरणों के बीच का फर्क देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ होमो हैबिलिस के 26 लाख साल पुराने ओल्डोवन उपकरण हैं जो बस जरूरत के हिसाब से पत्थर तोड़कर बना लिए गए, और दूसरी तरफ है होमो इरेक्टस की एशुलियन कुल्हाड़ी, साधारण सी समस्या सुलझाने की तकनीक से इस सम्मित कुल्हाड़ी तक पहुंचना। सोचिए, इसके लिए बनाने वाले को पत्थर तोड़ने से पहले ही अपने दिमाग में उस शेप की कल्पना करनी पड़ी होगी। ये सिर्फ पत्थर तराशना नहीं था, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त सोच का जन्म था। और यहीं से हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर, द स्ट्रेटेजिक माइंड। अब हम देखेंगे कि कैसे हम सिर्फ उपकरण बनाने से आगे बढ़कर सर्वाइवल की पूरी रणनीति तैयार करने की तरफ बढ़ें। करीब 18 लाख साल पहले जब बड़े जानवरों के संगठित शिकार की शुरुआत हुई तो उसके लिए एक बहुत ही खास दिमागी छलांग की जरूरत थी, जिसे थ्योरी ऑफ माइंड कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये शिकार और साथी शिकारियों के अगले कदम और उनकी सोच का अनुमान लगाने की क्षमता है। इस एक चीज ने हमें सिर्फ माहौल के हिसाब से रिएक्ट करने वाले जीवों से सक्रिय रूप से योजना बनाने वाले जीवों में बदल दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? बेहतर उपकरणों का मतलब था बेहतर शिकार, और इस रणनीतिक शिकार से हमें मिला हाई क्वालिटी प्रोटीन और फैट। ये वो एक्स्ट्रा एनर्जी थी जिसने लिटरली हमारे दिमाग के साइज को बढ़ने में मदद की। मतलब औजारों ने शिकार दिया और शिकार ने हमें बड़ा दिमाग दिया। ये एक ऐसा साइकिल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तीसरा हिस्सा, शेपिंग मीनिंग। अब जब हमारे पास बड़े दिमाग आ गए थे तो इंसान सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद से बाहर निकलकर आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की दुनिया में कदम रखने लगा। 40,000 साल पहले की जो गुफा चित्रकला हमें मिलती है वो सिर्फ कोई सजावट नहीं थी। सच कहूं तो ये अप्लाइड केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही एडवांस्ड प्रोसेस था। लाल पीले आयरन ऑक्साइड से रंग निकालना, उन्हें जानवरों की चर्बी या पेड़ के रस के साथ मिलाना और गुफाओं के घुप अंधेरे में चर्बी वाले लैंप जलाकर काम करना, ये सब दिखाता है कि शुरुआती इंसान सिर्फ ड्राइंग नहीं कर रहे थे, वे अपने माहौल के तत्वों को कंट्रोल करना सीख गए थे। और मजे की बात यह है कि ये शुरुआती कलाकृतियां असल में प्रोटो आर्काइव्स की तरह काम करती थीं। मतलब शिकार और जंगल के बारे में अपनी जानकारी को सहेज कर रखने का एक परमानेंट तरीका। एक पेंटिंग को एक असली जानवर का प्रतीक मानने की यही वो क्षमता है जो आगे चलकर गणित और विज्ञान जैसी चीजों की नींव बनी। ये जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास करने का एक बेहतरीन तरीका था। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द इनविजिबल टूल। यहाँ हम एक ऐसे ब्रेक थ्रू की बात करेंगे जिसने भौतिक दुनिया को पूरी तरह से अमूर्त दुनिया में बदल दिया, यानी हमारे सबसे ताकतवर लेकिन बिल्कुल ना दिखने वाले टूल का विकास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाषा की। होमो सेपियंस में करीब 2 लाख से 50,000 साल पहले भाषा का विकास हुआ। और ये मुमकिन कैसे हुआ? कुछ खास बायोलॉजिकल बदलावों से, जैसे FOXP2 जीन में म्यूटेशन, दिमाग में ब्रोका और वेर्निक जैसे खास एरिया का बनना और हमारे गले में वॉइस बॉक्स का थोड़ा नीचे खिसकना। इन शारीरिक बदलावों ने हमें सिर्फ औजार इस्तेमाल करने वालों से एक पूरी संस्कृति बनाने वाली प्रजाति में बदल दिया। भाषा के आते ही हमें एक जादुई ताकत मिल गई जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है उन चीजों या घटनाओं के बारे में बात कर पाना जो उस वक्त हमारे सामने मौजूद ही नहीं है।
इस डिस्प्लेसमेंट की बदौलत हमारे पूर्वज किसी काम को फिजिकली करके दिखाए बिना ही भविष्य की रणनीति बना सकते थे या अतीत की गलतियों से सीख सकते थे। बस यहीं से हमारे ज्ञान के विकास ने टॉप गियर पकड़ लिया। और अंत में 5वां और आखिरी पड़ाव, द एक्सटेंडेड सेल्फ। अब हम उस बड़े निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं जहां हमें पता चलता है कि इन सारी तकनीकी प्रगतियों ने असल में हमारी बायोलॉजी को ही कैसे विस्तारित कर दिया। ये बड़ा ही दिलचस्प और शायद थोड़ा अजीब भी है कि हम इंसान शारीरिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन हमने फिजिक्स और फ्रैक्चर मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके पत्थर के ऐसे ब्लेड बना लिए जो किसी भी जानवर के दांत या पंजे से ज्यादा तेज थे। हमारे भाले ने लीवर के सिद्धांत से हमारे हाथों की पहुंच और ताकत को कई गुना बढ़ा दिया, और कपड़ों ने हमारी स्किन को भयंकर ठंड से बचा लिया। इन उपकरणों ने हमारी शारीरिक कमियों को दूर किया और हमें एक टॉप लेवल प्रेडेटर बना दिया। मार्शल मैक्लूहान और आंद्रे लेरॉय गुरहान जैसे विचारकों का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है कि शुरुआती प्रौद्योगिकियां हमारे आसपास रखी सिर्फ निर्जीव चीजें नहीं थीं, उन्होंने असल में हमें पूरा किया। मानव विकास वास्तव में हमारे शरीर के कामों को बाहरी औजारों के जरिए विस्तार देने की कहानी है। एक तरह से ये टूल हमारी अपनी फिजिकल कैपेसिटी का ही एक एक्सटेंशन बन गए। तो अपनी आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचें। क्या हमारे उपकरण सिर्फ हमारे शरीर के बाहरी हिस्से हैं या फिर वो हमारी इंसानी पहचान का सबसे अहम घटक हैं? क्योंकि सच तो ये है कि मानवता हमेशा से टेक्नो-बायोलॉजिकल रही है। औजारों ने हमें घड़ा है और हमने औजारों को। इनके बिना मानव इतिहास की कल्पना करना ही नामुमकिन है। जरा सोचिएगा इस बारे में।